तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। आर्टिकल 19 से प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। बेसिकली यहाँ पे 7 राइट्स दिए गए थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल था वो डिलीट कर दिया गया था 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसे हम आगे जानेंगे क्या है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बचे हैं 6 राइट्स इन द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सेज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी सेज right to assemble peacefully and without arms, and then article 19 clause 1 subclause c says right to association or a union or a cooperative society. फिर d says right to move freely throughout the India. Article 19 1e says right to reside settle throughout the India. जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है आर्टिकल 19 clause 1 सब clause f right to property was deleted in the 44th constitutional amendment act 1978. अब ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही, लेकिन अब ये है अंडर पार्ट 12 अंडर आर्टिकल 300 ए एज अ लीगल राइट। ठीक है, याद रहेगा। अब ये है लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। फिर है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, अब इस पे एक एक करके बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सेज दैट every citizen has been given a freedom to express his or her views, opinion, beliefs। फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो, बाय वर्ड्स, बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग, बाय पेंटिंग, बाय लिथोग्राफी और एनी अदर मीन्स। यहाँ पे याद रखना, ये जो अदर मीन्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस आर्टिकल में। वो कैसे, हम अभी थोड़ी देर में जानते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि एक केस हुआ था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसका वर्डिक्ट आया था अभी हाल ही में 2015 में। अब ये केस क्या था, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, एक एक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसका एक क्लॉज था सेक्शन 66 सब क्लॉज ए। ठीक है ना, जिसमें सोशल मीडिया के बारे में कहा गया था। उसमें ये क्लॉज में लिखा गया था कि एनी इंसल्टिंग और annoyances post will be punishable। any insulting and annoyances post will be punishable। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी अगर इंसल्ट करने वाला या अनाउंस करने वाला पोस्ट अगर आप डालते हो सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो पनिशेबल होगा। लेकिन ये यहाँ पे ये एम्बिगुअस शब्द को यूज किया गया है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इंसल्टिंग वर्ड सब। क्योंकि देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप, जैसे मान लो सपोज मैंने आपको कुछ बोला, आपके हिसाब से मैंने आपकी इंसल्ट कर दी, लेकिन वो मेरे हिसाब से इंसल्ट नहीं है। सो इट इज अ एम्बिगुअस ना। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि कौन सा शब्द किसके लिए इंसल्ट होगा, कौन सा किसके लिए नहीं होगा। इसी को लेकर के एक केस आया, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ यूं कि आपने सुना होगा, जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी 2012 में, तो उन्हें लेकर के एक बड़ी शव यात्रा उनकी निकाली गई थी, जिसमें पूरी मुंबई अराउंड कई लाख लोग उनके फ्यूनरल में शामिल हुए थे, जिससे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, पूरी मुंबई की सड़कें जाम हो गई थी। तो वहां पे 2 लड़कियां थी जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे ही लिखा कि मतलब ये साइड से भी तो ले जा सकते थे, मतलब इनकी वजह से हम क्यों सफर करें, ऐसा वैसा कुछ इन्होंने कमेंट किया। कुछ ही देर में पुलिस उनके घर आती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है इसी एक्ट के थ्रू, अंडर सेक्शन 66 ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। समझ रहे हो बात को, क्योंकि उनके हिसाब से वो उनका इंसल्ट कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग वो पोस्ट उनके लिए इंसल्टिंग था। ठीक है ना। सो अंडर दिस सेक्शन 66 ए उन लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के बाद आया श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में, इसका वर्डिक्ट आया। श्रेया सिंगल बेसिकली लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने एक केस किया, पीआईएल दायर की, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 66 ए है ना, ये इंसल्टिंग और अनायंसेस, ये जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ये मतलब एम्बिगुअस है। ये किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत। तो यहाँ पे ये वर्ड के अकॉर्डिंग आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा क्लॉज ही गलत है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, दिस वर्ड इंसल्टिंग एंड अनोयंसेस आर आर्बिट्ररी। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये मेरे लिए तो, अगर मान लो मैंने कुछ बोला सेम चीज, मेरे लिए अगर कुछ सही है तो आपके लिए वो कुछ गलत भी तो हो सकता है भाई सब। तो इट इज आर्बिट्ररी, है ना। सो दिस कैन बी मिस यूज टू रिस्ट्रिक्ट
और टेक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a)। समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसमें इस वर्ड का होना इसका दुरुपयोग करना कहलाएगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया, हटा दिया। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस वर्ड ऑफ सेक्शन 66A of information technology 2000 is unconstitutional or ultra vires and now it will be struck down or a void and this is called doctrine of severability। अब आप सोच रहे हो कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, तो देखो इसका मतलब कि ये देखो जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था ये पूरा का पूरा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन जो ये 66 क्लॉज ए है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए मतलब इसका एक जो पार्ट है उसे तोड़ा जा सकता है। सेवरेबिलिटी मतलब उसे तोड़ सकते हैं, उसका जो पार्ट है ये 66A ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए सिर्फ इस क्लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया गया एंड दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर होल लॉ अगर खराब होता तो पूरे लॉ को भी स्ट्रक डाउन और नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे 66 क्लॉज ए ही सिर्फ अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया गया क्योंकि इसके वर्ड एम्बिगुअस थे, ठीक है ना, अस्पष्ट शब्दों का यूज किया गया था। बात क्लियर? अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, वो क्या क्या हैं जानते हैं। देखो, पहला सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इसको खतरा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट। देखो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे अगर खतरा है तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखो सपोज मान लो हमारे यहाँ कोई किसी राइटर ने एक बुक लिखी किसी दूसरे कंट्री के ऊपर या किसी दूसरे कंट्री के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना, अब उससे उस कंट्री के लोगों पे वहां गलत इंपैक्ट पड़ रहा है तो वहां पे हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन है वो खतरे पे आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट उस बुक को सपोज बैन कर सकती है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट रेस्ट्रिक्शंस। फिर पब्लिक ऑर्डर, ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते आप। डिफॉर्मेशन मतलब मानहानि, ठीक है ना। इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस मतलब कि आप किसी को उकसा नहीं सकते, है ना। अगर मान लो सपोज कोई अगला बंदा किसी विवादित भाषण देता है, उसके थ्रू कुछ लोगों को वो उकसाता है कि आप क्राइम कीजिए या कुछ दंगा फसाद, कुछ भी ऐसी चीजें, तो उस बेस पे उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसे छीना जा सकता है, ठीक है, व्हाट इट। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यू ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे मैंने अभी बताया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट ना, इम्प्लिसिट मतलब हमें समझना होगा, ये ऐसे दिया नहीं है। अब कैसे समझेंगे इसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है? तो देखो मेरे भाई, बाय वर्ड्स वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, बिलीफ, व्यूज बाय वर्ड्स, ठीक है, बोल के, राइटिंग लिख करके, प्रिंट मीडिया भी आ गई है ना, प्रिंटिंग ऑब्वियसली, पेंटिंग एंड लिथोग्राफी। तो यहाँ राइटिंग मतलब क्या हुआ? राइटिंग मतलब हम मीडिया को ही बोल रहे हैं, सो इट इज इम्प्लिसिट वर्ड, हमें यहाँ पे इम्प्लिसिट करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसे समझना पड़ेगा। एंड ऑल्सो द अदर मीन्स, अदर मीन्स का मतलब आप समझ में आया, जो मैंने सोशल मीडिया की बात कही वो, क्योंकि उस टाइम पे जब ये देखो कि जब ये वर्ड यूज किया गया एनी अदर मीन्स, है ना, इसका मतलब जब 1947 में 1950 में जब ये अनाउंस किया गया हमारा संविधान, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, समझ रहे हो। उनको ये पता था कि कुछ आगे चल के और भी कई ऐसे साधन हमारे पास उपलब्ध होने वाले हैं कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाए, तो ऐसे समय पे उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ठीक है। चलो एक और केस की बात करते हैं। 1962 में, 1965 में एंड 1971 में तीन हमारे देश ने 3 युद्ध लड़े थे, है ना, पाकिस्तान और चाइना के साथ। सो इसके बाद 3 युद्ध लड़ते लड़ते, क्योंकि हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ, ऑलरेडी हमारा देश उस समय इस पोजीशन में नहीं था कि वो किसी से लड़ाई कर पाए, समझ रहे हो, लेकिन उसे करनी पड़ी, तो ऑलरेडी हमारा देश गरीब था और गरीब हो गया। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि उन्होंने एक न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 1973 में। यहाँ पे मैंने इसे डिलीट किया है जो कि बाद में स्टक डाउन हो गया था, वो कैसे अभी मैं समझाऊंगा। तो न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी 73 में इंदिरा गांधी लेके आती हैं। बेसिकली ये क्या था, देखो पहले जो आज भी जब न्यूज़पेपर छपते हैं तो न्यूज़पेपर किस में छपते हैं, वो जो कागज होता है ना उसका, आप सभी जानते होंगे वो नॉर्मल कागज नहीं है, है ना।
इट वॉज अ बेसिकली अ न्यूज प्रिंट, वो एक न्यूज प्रिंट, उसका एक अलग कागज आता है। तो उस समय हमारे देश में बनता तो था नहीं ये सब, इम्पोर्ट किया जाता था अमेरिका से, कनाडा से, तो उसमें भारी पैसे लगते थे, तो उसके लिए सब्सिडी दिया करती थी गवर्नमेंट। तो इस एक्ट को ला करके इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी सरकार ने ये किया कि प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो कैसे कि देखो, जब उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो न्यूज प्रिंट हम मंगाते हैं अमेरिका से, कनाडा से, अब इसे हम नहीं मंगाएंगे, इसमें यानी हम सरकार, मतलब जो सरकार है उसे सब्सिडी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमने 3-3 लड़ाइयां लड़ी हैं रिसेंटली, 62 में, 65 में एंड 71 में, ठीक है। तो जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे सब्सिडी दे सकती है? हालांकि एक नजर में देखें तो ये सही है कि उसके पास, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो वो अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया उन्होंने। लेकिन इट वॉज बेसिकली इनडायरेक्ट वे टू कंट्रोल द प्रेस। समझ रहे हो बात को? क्योंकि प्रेस को कंट्रोल करना चाहती थी इंदिरा गांधी। तब इसे चैलेंज किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। आप सभी जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ी न्यूज़पेपर एजेंसी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सीईओ बेनॉल्ड कोलमैन ने इसे चैलेंज किया, बेनॉल्ड कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा that state cannot do anything indirectly which is not allowed to do directly। मतलब जो आपको सीधे सीधे करने के लिए मना किया गया है उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? एंड दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। देखो, एक बात सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूं। इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर को बेसिकली न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी के थ्रू इन्होंने मीडिया को कंट्रोल करना चाहा। लेकिन एक तरफ तो वो उनका, मैंने पहले ही बताया कि एक तरफ ये जो पॉइंट था उनका कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये पॉइंट वैलिड था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप मीडिया को कंट्रोल भी तो नहीं कर सकते। ये भी तो है, मतलब कि ये दिखता तो है लीगल जैसा, राइट, ये पॉलिसी दिख तो लीगल जैसी रहती है एक तरफ, लेकिन एक्चुअली में ये इलीगल थी, है ना। और इसलिए कोर्ट ने इस पॉलिसी को टक डाउन कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और कहा कि मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, बात समझ में आई? नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सेज freedom of assembly। According to this article, every citizen has the right to assemble peacefully but without arms। सभी नागरिकों को ये राइट्स मिले हैं टू असेंबल पीसफुली। आप असेंबल हो सकते हो, कहीं भी जा सकते हो पीसफुली, बट असेंबल हो सकते हो पीसफुली बट विदाउट आर्म्स। ये नहीं कि बंदूक, पिस्तौल और हथियार, तलवारें लेके निकल गए, कुछ भी करने लगे, ये अलाउड नहीं है। समझ गए? तो दिस इज नॉट अलाउड। फ्रीडम ऑफ इस असेंबली का मतलब ये नहीं कि आप बंदूक लेके निकल गए और खड़े हैं बाहर। अगर किरपान की बात करें तो किरपान इज द मेथड ऑफ रिलीजन ऑफ अ सिख कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 25। ये क्या है, हम उस अंडर आर्टिकल 25 में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए मैं ये बता दूं कि किरपान इज अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि ये उनका मेथड ऑफ रिलीजन है। सिख कम्युनिटी का मेथड ऑफ रिलीजन किरपान है, उसे रखना वो अनिवार्य समझते हैं, तो इसलिए ये अलाउड है। अब इसमें आप कैसे कैसे असेंबल हो सकते हो? देखो, आप रैलियां कर सकते हो, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो या फिर रिलीजियस रैली हो। आप धरना दे सकते हो, आप मोर्चा खोल सकते हो, आप प्रोसेशन कर सकते हो। दे आर अलाउड ना, अलाउड पीसफुली। बट एक बात याद रखना, जो स्ट्राइक है ये लीगल राइट हो सकता है लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना। स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यहाँ पे याद रखना। तो आप रैली कर सकते हो, धरना दे सकते हो, मोर्चा कर सकते हो, प्रोसेशन कर सकते हो, लेकिन पीसफुली करना है, ना कि आर्म्स के साथ। ठीक, अब इसके क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जानते हैं। देखो, इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फिर वही, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर इन पे बात आती है तो आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली भी छीना जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा सीआरपीसी सेक्शन 144, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 144 जब लागू होता है, धारा 144 लगती है, तो वहां पे इस राइट को, आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली के इस राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कमिंग टू द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो व्हाट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मींस, आप कोई भी ग्रुप, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, याद रखना पॉलिटिकल पार्टी भी इसी में इंक्लूड है ना। सो ग्रुप, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रेड यूनियन कुछ भी आप बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ठीक है ना। इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर से वही सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ एंड मोरालिटी। यहाँ पे याद रखना जो ये मोरालिटी है ना, वो इस आर्टिकल में नया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। मोरालिटी मतलब अब आप कोई आतंकवादी ग्रुप बनाओगे तो थोड़ी ना आपको गवर्नमेंट बनाने देगी तो आतंकवादी ग्रुप बनाना या फिर कुछ डेंजरस ग्रुप बनाना जो कि विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और नेशन, तो उसके बेस में आपको ये यूनियन नहीं बनाने दिया जाएगा। मोरालिटी का मतलब यही है कि आप अगर ड्रग्स बेचने के लिए कोई ग्रुप बनाते हो या कुछ इलीगल काम करने के लिए ग्रुप बनाते हो तो वो करने की परमिशन नहीं है अंडर दिस आर्टिकल, उसकी फ्रीडम नहीं दी गई है। बट एज अ लीगल वे अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो उसकी छूट है ना। तो इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस याद रहेंगे, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसी में आपने देखा होगा एक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आया था 1976 में, यानी यूएपीए एक्ट। उसमें यह कहा गया है कि मान लो अगर कोई ऐसा ग्रुप है सपोज, और उसे अगर गवर्नमेंट उसे लगता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो जो ग्रुप है और पर्टिकुलर एसोसिएशन है कुछ भी है वो इलीगल चल रही है या दैट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन, सो उसे वो ब्लॉक कर सकती है, उसे वो बैन कर सकती है, ठीक है ना। इसमें यही प्रोविजन बनाए गए 2019 अमेंडमेंट एक्ट में। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी सेज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आप यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ रहे हो बात को, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको जाने की परमिशन है और आप जा सकते हैं, और आप सभी जानते हैं हम कहीं भी जा सकते हैं भारत में किसी भी स्टेट में, ठीक है ना। तो वो हमें कहां से फ्रीडम का राइट्स मिला है, यहीं से, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो दैट इज कम अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। वो आपकी चॉइस है, जीने का अधिकार है ना, तो उसमें आप जा सकते हैं इंडिया के बाहर। दैट राइट इज गिवन टू यू अंडर आर्टिकल 21। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब इसे ना ही आप एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली आप इसे प्रोहिबिट कर सकते हो, मतलब ना तो आप डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। वो कैसे, सपोज मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है, इंपोज करती है, और वो कहती है कि अगर कोई भी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में एंटर करता है या जाता है यहाँ से, ठीक है, तो उसे हैवी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये उनकी मूवमेंट को एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। तो इट इज अ इनडायरेक्ट वे, सो आप इसे ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली ऐसा कोई रूल बना सकते हैं जिससे आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्रीज हो जाए या जहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्ट हो। व्हाट इट, एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज टोल नाके की बात करते हैं। जो हम जब जाते हैं हाईवे पे तो टोल देते हैं, टैक्स देते हैं। सो एक तरीके का वो टैक्स देना भी तो हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक रहा है ना। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब वो रेस्ट्रिक्ट करता है, अगर हम टैक्स नहीं देते तो हमें वो जाने नहीं देंगे, तो ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन हुआ, है ना। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि अगर देखो, अगर किसी रास्ते में, अगर मान लो दिल्ली जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है, अगर एक रास्ता, दिल्ली जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो एक रास्ते को आप फ्री कर देंगे और जो दूसरा रास्ता है उस पे आप टोल लगा देंगे, ठीक है। तो जिसे फ्री पे जाना है वो फ्री पे जा सकता है, और जिसे टोल दे के जाना है वो टोल दे के जा सकता है। लेकिन जहां पर अगर सिर्फ एक ही रोड है, समझ रहे हो बात को, जहां पे अगर अल्टरनेटिव रोड उपलब्ध नहीं है तो वहां पे वो रोड फ्री कर दी जाएगी, वहां पे किसी प्रकार का भी टोल नहीं लिया जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। समझ रहे हो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब बैलेंस्ड अप्रोच। एक तरफ अगर अल्टरनेटिव अगर रोड्स हमारे पास हैं तो हम टोल भी ले रहे हैं, और एक तरफ उन्हें फ्री भी जाने दे रहे हैं दूसरी रोड से। लेकिन जहां पे हमारे पास अल्टरनेटिव सुविधा नहीं है, एक ही रोड है, वहां पे हम टोल नहीं लेंगे। समझ रहे हो बात को, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। नाउ इसके क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसे समझते हैं। देखो, इसका सबसे पहला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में आपने देखा होगा कर्फ्यू लगता है जहां पे सारी चीजें बैन हो जाती है। बेसिकली
हमारा निकलना बैन हो जाता है। बेसिकली इट वाज अ पुलिस ऑर्डर, पूरे एरिया को पुलिस कंट्रोल में ले लेती है और आपका निकलना बैन हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कर्फ्यू। नाउ सेकंड बात करते हैं इनर लाइन परमिट की। इनर लाइन परमिट क्या है? देखो स्केड्यूल्ड एरियाज जितने भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं, मणिपुर एंड ऑल, जैसे आपने सुना होगा पिछले साल जब ये मुद्दा उठा था सीएए को लेके, तो मणिपुर का जिक्र आया था कि वहां की इनर लाइन परमिट क्या है। तो इनर लाइन परमिट इज बेसिकली वहां कुछ ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जहां हमें एंटर करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि दे आर पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरियाज ना, उनके लिए कुछ ऐसी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनर लाइन परमिट लेना ही होगा, उनसे इजाजत लेके ही हमें वहां एंटर करना होगा, चाहे हम सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, क्योंकि उन्हें बाहर के लोग उन्हें परेशान ना कर पाए, इसलिए ऐसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है इनर लाइन परमिट की, ठीक है ना। इनर लाइन परमिट समझ गए। थर्ड वन क्वारंटाइन। अब इस वर्ड से आज की डेट में आप सभी वाकिफ होंगे अच्छे से। क्वारंटाइन फॉर इन्फेक्शन डिसीजेज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। देखो द वेरी रिसेंट एग्जांपल, वी आर इन द फेज ऑफ कोविड-19 जहां पे कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। तो क्योंकि ये कांटेक्ट में आने से फैल रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हमने इम्पोज किया क्या, हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए ओवर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। क्योंकि जो कोविड-19 है ये फैलने छूने से फैल रहा है, इसलिए हम क्वारंटाइन यूज कर सकते हैं, सबको क्वारंटाइन दे रहे हैं, आप सभी इसे अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ई सेज freedom of residence is freedom of residence means you can reside or settle anywhere in India, but there are a reasonable restriction as same article 19, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ठीक है। यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, और कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं? वही जो सेम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी में थे, यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड क्वारंटाइन, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी एंड ई हैज द सेम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी सेज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड, एनी बिजनेस। मतलब आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कुछ भी कर सकते हैं, आपको इसकी छूट है, ठीक है। इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, और वो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे इलीगल और इमोरल वर्क। इलीगल वर्क मतलब अगर आप ड्रग्स बेचने का या 2 नंबर का काम चालू करते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड ना, तो दैट इज कम अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 19(1)(g). कुछ एरिया ऐसे हैं जहां सिर्फ स्टेट की मोनोपोली है, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1(g) के तहत आप उन एरिया को चालू नहीं कर सकते एज योर प्रोफेशन, एज योर ऑक्यूपेशन, एज योर बिजनेस, जैसे एटॉमिक, न्यूक्लियर पावर और केमिकल। सो एटॉमिक, न्यूक्लियर पावर एंड केमिकल, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इस पे सिर्फ मोनोपोली है ऑफ स्टेट है, सिर्फ स्टेट का अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार है ना। और इसे ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।